आयोजन हुआ क्या आज, वो आपको सिर्फ सुनवा देते। दूध के लिए पालते हैं। तो गाय का जो मुख्य उत्पाद था वो तो हमने एक साइड कर दिया, बैल। तो गाय रहेगी आधी। अब आधी के अंदर भी वो जो चीज देती है, प्रतिदिन देती है, जिस दिन से उसका चारा चरना शुरू होता है और जिस दिन तक वो चारा चरती है, या वो बैल है या बछड़ा है, बूढ़ी गाय है या कोई भी है, नंदी है, प्रतिदिन जो वो देते हैं गोबर। क्या देते हैं? गोबर और गोमूत्र। गोमूत्र को कलेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल जॉब है, लेकिन गोबर को हम आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने गोबर के ऊपर काम करना शुरू किया तो मैं जब चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हैरान किस चीज ने किया? कि किसी जीव के मल के पीछे वर लगा देना। किसी जीव के मल के पीछे वर लगा देना, वरदान लगा देना। हमारी शादी होती है एक दिन के लिए, उस दिन हम वर बनते हैं। या फिर हमें किसी की चापलूसी वगैरह करनी होती है तो फिर बोलेंगे मान्यवर मान्यवर मान्यवर। या फिर किसी चीज के पीछे वर लगा हुआ है तो मुझे जो मेरी समझ में आया है वो है जानवर। यानी कि जिसको जान रूपी वरदान मिला हुआ है वो सजीव, उसको हम जानवर कहेंगे। जान के पीछे वरदान लगा हुआ है, लेकिन किसी जीव के मल के पीछे वर लगा दिया, गोबर। हमारे हरियाणा पंजाब में हम वह की बजाय बै बोलते हैं। जैसे मेरी मां थी, उसका नाम वेद कौर था वैसे तो, लेकिन बोलते थे बेदो, वेद कौर, तो हम बै लगाते हैं। तो ये जो गोबर है, इस गोबर का जो असली उच्चारण है वो है गोवर। अब जो गोवर है उसके पीछे वर क्यों लगाया? इसके पीछे क्या चिंतन था, क्या मनन था? तो इसके पीछे जो चिंतन मनन मैंने देखा, प्रैक्टिकल मैंने देखा, वो अभी पिछले 2.5 साल से देखा। बरसात के सीजन में जैसे ही मेरा बैल, जैसे ही मेरी बछड़ियां, जैसे ही मेरी गायें खेत के अंदर जाके और गोबर देती हैं, उसी टाइम पे धरती से अनेक प्रकार के जीव आके उसको खाने लग जाते हैं। एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के भूंड आते हैं। कोई छोटा काला भूंड है, कोई उससे थोड़ा बड़ा भूंड है, उसके बाद दिखोड़ी टाइप की भी आती हैं, उसके बाद रंग बिरंगे पता नहीं कितने जंतु आते हैं। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस मल को खा के, गोबर को खा के, और वो कंपोस्ट में बना के, और फिर वो धरती के अंदर ही समा जाते हैं। तो जो गोबर है वो अनेक जीवों का भोजन है। गोबर क्या है? अनेक जीवों का भोजन है, अनेक जीवों का पेट पालता है। वो अनेक जीव हमारे लिए क्या करते हैं? वो गोबर से कंपोस्ट बना देते हैं, और वो जो कंपोस्ट है उसके अंदर हमारे लिए भोजन बनता है। गोबर की खाद बन गई। गोबर की खाद के अंदर फिर हम जो भी उगाएंगे, दालें उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, अन्न उगाएंगे, मिलेट्स उगाएंगे, वो जो है हमें पोषण देगा। तो गोबर एक ऐसी चीज है जिसका एक उपयोग नहीं है, जिसके अनेक उपयोग हैं। जो दूध है, दूध का एक ही उपयोग है, आप उसको खा सकते हो, खाने की और चीज बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो, दही बना सकते हो, मिठाइयां रसगुल्ले वगैरह बना सकते हो, लेकिन वो सारा किस में काम आएगा? खाने में। लेकिन जो गोबर है, गोबर का एक उपयोग नहीं है, गोबर के अनेक उपयोग हैं। जैसे मैंने बताया, चमासे के अंदर
ये अन्य जीवों का भोजन बन जाता है। उसके बाद दिवाली से 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं और उस दिन गोबर की पूजा करके उसके अंदर गन्ने वगैरह लगा के और फिर उस दिन से हम गोबर की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? ऊपर से जो अच्छा साफ साफ गोबर है उसको ले जाके उससे उपले बनाना, और जो नीचे बच गया जिसके अंदर गौमूत्र है, जिसके अंदर घास फूस है, तिनके हैं, वो ले जाके और कंपोस्ट बिन के अंदर डाल देना। तो इधर तो मेरे लिए क्या तैयार हो गया? ईंधन तैयार हो गया, इको फ्रेंडली ईंधन। और इधर जो है मेरे लिए खाद भी तैयार हो गया। 2 चीज तैयार होगी। इधर से जब आगे नंबर आता है, जब मैं इसके दीवारों पे लगा देता हूं, जब मैं इसको फर्श पे मिट्टी में लगा देता हूं, तो ये बिल्डिंग मटेरियल भी बन जाता है। एक चीज है गोबर, इधर से अनेक जीवों का पेट भर दिया, इधर से मेरे लिए ईंधन बन गया, इधर से मेरे लिए कंपोस्ट बन गया, और इधर से मेरे लिए बिल्डिंग मटेरियल बन गया। फिर होली वगैरह आएगी तो ये डाल बुरकले बन जाओगे, चांद सितारे बन जाओगे, पूजा की सामग्री फिर बन जाओगे। सांझी का त्योहार आएगा तो ये फिर दीवार पे चला जाएगा और वहां पे हम इसके चांद सितारे वगैरह लगा के सांझी जो है वो बनाएंगे। तो ये पूजा सामग्री, ये त्योहार पे काम वाली चीज, ये खेती में काम वाली चीज, ये घर में काम वाली चीज, ये जीवन देने वाली चीज। इसलिए मेरे जो मनीषी थे उन्होंने इसके आगे वरदान लगाया। और जब मैंने इसका देखा, अच्छे से मैंने महसूस किया, मैंने उस जीवन में जाके देखा, तो मैंने तो जो उसका नाम है भाई, गोबर नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए जगतपाल। क्या नाम होना चाहिए? जगतपाल, जो पूरे जगत की को पालता है, जो पूरे जगत की पेट भरता है। तो आज क्या हो रहा है? आज वो गोबर का भी हम प्रबंधन नहीं करते। जो हमारा चूल्हा था जिसके अंदर उपले जलते थे, थेपड़ियां जलती थी, वहां पे एलपीजी ने कब्जा कर लिया। जो मेरा खेत जिसमें मैं उर्वरक डालता था, कंपोस्ट डालता था, वहां पे यूरिया कंपनियों ने कब्जा कर लिया। जो मेरे बैल थे वहां पे डीजल कंपनी और ट्रैक्टर कंपनियों ने कब्जा कर लिया। और जो मेरा भवन निर्माण का तरीका था वहां पे सीमेंट कंपनी और लोहा कंपनियों ने कब्जा कर लिया। तो गोबर का उपयोग जो है वो आज कोई भी किसान या कोई भी जो गोपालक है वो पूरी तरह नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप गोबर का प्रबंधन कर लेते हो, गोबर की मैनेजमेंट सीख लेते हो, तो गोबर आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। एक गाय और एक उसके पीछे बछड़ा या बछड़ी है, आप अगर लेके आते हैं और उसका गोबर प्रबंधन कर लेते हैं, तो एक गाय एक बछड़ी 1 साल के अंदर आपको 10 बाई 10 का कमरा, इको फ्रेंडली, जिसके अंदर गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, ब्रेदेबल रहेगा, एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कमरा बना के दे देगा। और एक कमरा 10 बाई 10 का आज की हम लागत माने तो कम से कम 2 लाख रुपए में बनता है। तो गाय ने आपको दूध तो दिया, वो तो है बोनस। उसने आप बिलो या उसके मक्खन बनाओ, लस्सी बनाओ, बड़का ने पियाओ, निखड़ू पियाओ, दारोशन पियाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो गोबर है उसका अगर आप प्रबंधन कर लेते हैं तो वो भवन निर्माण सामग्री के अंदर भी काम आता है। गोबर का जो प्रबंधन है वो एक प्रकार से नहीं होता, गोबर का प्रबंधन अनेक प्रकार से होता है। जैसे आज मैं बात करता हूं, अब बारिश आई हुई है, बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम के अंदर मच्छर सबको तंग करते हैं। और मच्छरों के लिए हम क्या करते हैं? ऑल आउट लेके आते हैं। और ऑल आउट में क्या है? जहर है। आपको देसी गोवंश का सिर्फ 50 ग्राम गोबर ले लेना है और उसको सुलगा के छोड़ देना है।
जैसे ही गोबर सुलगेगा, जैसे ही उसका धुआं आएगा, पूरे मच्छर जो है आपके कमरे से एकदम गायब हो जाएंगे। एक तरफ हमें बताया जाता है कि एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, और जो गोबर का धुआं है उससे आए साल 13 लाख औरतें मर जाती हैं। जब व्यापारी को व्यापार करना पड़ता है और जिसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त पैसा होता है, तो वहां पे उतनी बड़ी झूठ उसके पीछे होती है। भारत के अंदर जो एलपीजी लॉन्च की गई थी वो 1965 को 10 अक्टूबर थी शायद वो दिन, तब लॉन्च की गई थी कलकत्ता से। और उस टाइम पे डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट छापनी शुरू की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट छापनी शुरू की थी कि भारत के अंदर आए साल 13 लाख औरतें ये चूल्हे के धुएं से मर जाती हैं। यानी कि 65 में मरी 13 लाख, 66 आया तो 26 लाख मर गई, 67 आया तो 39 लाख मर गई, 68 आया तो 52 लाख मर गई। भाई न्यू मरती जाती तो हम तो सारे रांडे रवाए हैं। हमारी तो भाई दादी भी हमने देखी हुआ भी चूल्हे पर खाना बनाया करती, हमारी माँ भी हमने देखी हुआ भी चूल्हे पर खाना बनाया करती, हमारी जो है बुआ भी देखी वह भी चूल्हे पर खाना बनाया करती। और वो आज मेरे चश्मे हैं। मेरी जो दादी थी वो 70 साल की उम्र के अंदर जो ये है सुई के अंदर ऐसे धागा डाल देती थी। तो धुआं जो है वो हमारी आंखों को साफ करता है, धुआं जो है हमारी आंखों को खराब नहीं करता। अब मैं पिछले 2.5 साल से गायों का जो दलिया बनाना होता है वो मैं अपने हाथ से बनाता हूं और गोबर के कंडों से ही बनाता हूं और डेली बनाता हूं। मैं अपनी हेल्थ के ऊपर उसका देख रहा हूं, मेरी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मेरी हेल्थ के ऊपर 1% भी 0.01% भी उसका गलत असर नहीं पड़ा। एक तरफ एलपीजी है जो प्रकृति ने अपनी गोद के अंदर छुपा रखी थी, अपने गर्भ के अंदर समा रखी थी, ताकि धरती के अंदर कार्बन का जो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कम हो जाए। आदमी ने क्या किया, वहां पे बहुत बड़ा ड्रिल मशीन लेके गया आदमी और उसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का उसने कुआं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो ड्रिल मशीन चलेगी, जब वो मशीनें चलेंगी, जब धरती को खोदा जाएगा, तब क्या कोई प्रदूषण नहीं होगा? उसके बाद फिर एलपीजी को जैसे ही वो बाहर निकलती है बड़ी स्पीड से निकलती है और आसपास ब्लास्ट होता है। आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं, इवन आदमी भी होते हैं, वो भी उस ब्लास्ट में मर जाते हैं, लेकिन आप तक खबर नहीं आने दी जाती। उसके बाद उस एलपीजी के ऊपर कवर करने के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का ढांचा बनाया जाता है। क्या वो लोहा जो है जब वो खनन होगा, जब वो लोहा गलेगा, क्या वो बिना पोल्यूशन के हो जाएगा? उसके बाद वो एलपीजी वहां से किसी कंटेनर के अंदर भर के, बड़े बड़े जहाजों के अंदर भर के, जिसके अंदर 5-5 लाख डीजल, 5-5 लाख लीटर डीजल होता है टैंकों में, उनके अंदर वो भरी जाएगी और फिर वो एलपीजी के उससे कुएं से लेकर समंदर के द्वारा फिर वो आएगी पोरबंदर। क्या वो जो पानी वाला जहाज चल रहा है, क्या वो हवा से चल रहा है? वो भी डीजल से चल रहा है, वो भी प्रदूषण कर रहा है। उसके बाद वो एलपीजी आएगी पोरबंदर से, ट्रकों में लोड होगी, ट्रक वहां से चलते चलते मेरे शहर तक आएंगे, वो भी प्रदूषण करते हुए आएंगे, वो भी धुआं छोड़ते हुए आएंगे। फिर वो एलपीजी आएगी मेरे पास के एलपीजी भंडार पे, वहां पे मैं अपनी कार लेके या मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा और फिर मैं वो एलपीजी को अपने घर में लेके आऊंगा। यानी कि वहां से लेके और लास्ट तक टोटल प्रदूषण करने वाले जो पदार्थ है, जो धरती के गर्भ को के अंदर पड़ा था, जो विष था, उसको मैं निकाल के उसको कह रहा हूं ये तो स्वच्छ ईंधन है। और उस स्वच्छ ईंधन जहां पे भी रखा जाएगा उसके अंदर से 24 घंटे बदबू निकलती रहेगी, वो हमारे सिरों में चढ़ेगी। फिर वो स्वच्छ ईंधन पे जो खाना बनेगा वो लो क्वालिटी का बनेगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा। और हमने सुन रखा है सभी ने कि सहज पके सो मीठा होए। जो जितना स्लो कुकिंग होता है वो उतना ही अच्छा होता है, उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारा सिद्धांत क्या था? उपले बनाते थे, आरे के अंदर रख लेते थे और सबसे स्लोएस्ट कुकिंग पे हम खाना बनाते थे।
लकड़ी जलती है, गोसा सुलगता है, जलता नहीं है। बिल्कुल धीरे 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 अपनी हीट ट्रांसफर करेगा, मिट्टी के हांडी के अंदर वो खाना बनेगा, तो वो वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनेगा। एलपीजी से जो खाना बनेगा वो उसकी क्वालिटी और जो चूल्हे और आरे पे बने हुए खाने की क्वालिटी है, उसमें दिन रात का अंतर होगा। इधर तो है स्वच्छ ईंधन जिसको हम एलपीजी कहते हैं। दूसरा इधर अभी मैंने मेरे सुबह गाय बैल छोड़ दिए खुले, खेत में चले गए, वहीं पे चारा खा लिया, वापिस आ गए, मेरे आंगन में आके गोबर दे दिया। मैंने वो गोबर यूं का उठाया, हाथ से जो है उसका शेप बना के धूप में रख दिया, सूख गया। सूखते ही मैंने उससे अपना खाना बना लिया। कितना प्रदूषण हुआ? जिससे प्रदूषण होता ही नहीं है उसको तो कह दिया ये तो प्रदूषणकारी है, और जो प्रदूषण की जड़ है वो स्वच्छ ईंधन बना दिया। अगर हम गोबर को या लकड़ी को पूरी तरह से सुखा लें, उसके अंदर मॉइस्चर रहने ही ना दें, तो उसके अंदर इतना सा भी धुआं नहीं होता है। करना क्या चाहिए था? अरे गांव के अंदर ना सिर्फ ड्रायर लगा देते, भाई इधर ये 4-5 गोसे जलन लग रहे हैं, यहाँ पे ब्लोअर है, ये हॉट एयर आ गई, हॉट एयर के अंदर से उसके अंदर पास कर दी, फेफड़ियों के अंदर से पास कर दी, कहीं भी धुआं नहीं होगा। लेकिन अरबों खरबों का व्यापार एलपीजी वाला। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत के अंदर भारत सरकार कहती है कि उन्होंने 25 करोड़ घरेलू कनेक्शन दे रखे हैं 14.2 किलो वाले। 25 करोड़ अगर सिलेंडर हैं और एक महीने में एक परिवार में लगभग एक सिलेंडर लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है? हम एक महीने में 25,000 करोड़ रुपए एलपीजी वालों को दे देते हैं। अगर मैं साल की बात करूं तो इसको 12 से गुणा कर लो, 3 लाख करोड़ रुपए। मेरा खाना बनने में 3 लाख करोड़ रुपए विदेश में जाते हैं, और मेरा जो गोबर है, हमारा गोवंश का गोबर है, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो फिर खेतों में सड़ रहा है, वो गलियों में सड़ रहा है, वो भी मीथेन जनरेट कर रहा है। यानी कि इधर से भी हम पोल्यूशन कर रहे हैं, इधर से भी गड़बड़ कर रहे हैं, और पैसे भी बाजार को दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं। अगर इस एलपीजी को बंद करके छोटे छोटे पिलेट्स बना के उनको पूरी तरह से सुखा के, और गांवों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर, शहरों के अंदर गोबर का प्रचलन कर दिया जाए, गोबर से हम खाना बनाने लग जाएं, तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए हैं ये सीधे मेरी जेब में आएंगे, गोपालक की जेब में आएंगे, किसान की जेब में आएंगे। तो इसी प्रकार से दूसरी चीजें हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी व्हीकल्स हैं सबके जो एग्जॉस्ट हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। धरती पे एक व्हीकल ऐसा है जिसका एग्जॉस्ट ड्राइवर के आगे है, नाक के आगे। उस व्हीकल का नाम क्या है? ट्रैक्टर। तो जैसे ही मैंने सेल्फ मारा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकला, जैसे ही मैंने रेस दी, हवा जो है मेरी तरफ आएगी, और हवा के अंदर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मेरे अंदर जाएगा, और मेरे फेफड़ों के अंदर वो जहर जाएगा। मन ने किसका क्या बुरा कर दिया? मेरे किसान के साथ जो आप लोग ऐसे कर रहे हो, क्या वो एग्जॉस्ट इधर उधर नहीं किया जा सकता था? इधर से तो मेरे से बैल ले लिए, इधर से मेरे को ट्रैक्टर दे दिया। अब शुरू में जब ट्रैक्टर दिया था तो आपने ये कहा था कि सब्सिडी देंगे डीजल पे, किसान खेती करता है, डीजल पे सब्सिडी थी ना। अब धीरे धीरे जब वो सारे बैल बाहर चले गए, राजस्थान से ऊंट बाहर चले गए, तो पीछे से सब्सिडी भी हटा ली, अब कोई सब्सिडी भी नहीं है। तो मित्र, कहने का मतलब क्या है? आपने और हमने जो गलतियां की हैं उसको सुधार के और उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे जो टाइम आ रहा है वो टाइम क्या है? वो टाइम है नेट जीरो कार्बन का। नेट जीरो कार्बन यानी कि हम लोगों ने जितना कार्बन फैलाना था, जितना डीजल, पेट्रोल, कोयला, एलपीजी फूकनी थी, वो फूक चुके हैं। 2030 के बाद इसके ऊपर
बैन लगेगा। तो बैन लगेगा तो ये जो अपनी जो चीजें हैं, किसान की जो चीजें हैं, इको फ्रेंडली जो चीजें हैं, उनका जमाना आने वाला है। तो वो 2030 के बाद की जो मार्केट है, उसके लिए अगर हम लोग अभी से तैयारी करें, अपने बच्चों को अभी से तैयार करके आगे उनको करें, तो आने वाला समय बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो सीमेंट है, जो लोहा है, जो कंक्रीट है, इनको अनअफोर्डेबल बनाया जाएगा, इनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा कि कोई इनको खरीद ही ना पाए। और जो मिट्टी के मकान हैं, जो नेचुरल बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो नेट जीरो कार्बन की ओर हमें बढ़ना है। नेट जीरो कार्बन की ओर हम बढ़ेंगे तो उम्मीद है किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद है गाय और बैल के भी अच्छे दिन आएंगे, और उम्मीद है प्राकृतिक ग्रहों के भी अच्छे दिन आएंगे। हमारे यहां पे प्राकृतिक भवन बनाने के लिए हम कोर्स चलाते हैं, यानी कि गोबर प्रबंधन कैसे हो उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। सबसे ज्यादा जो गोबर हम कंज्यूम कर सकते हैं वो मकान के अंदर कर सकते हैं, वो खेत के अंदर कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग और हाउसिंग ये बहुत बड़े सेक्टर हैं। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, सबसे ज्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो अपना मकान बनाने में करते हैं, और सबसे ज्यादा जो धरती का नुकसान हम करते हैं वो भी हम मकान बनाने में ही करते हैं। आज जैसे जैविक खेती का हम नाम सुनते हैं, कुछ भाई आप में से जैविक खेती करते भी होंगे। जब जैविक खेती की मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर कम से कम 3 से 5 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 5 करोड़ माइक्रोब्स। और जो एक ईंट बनती है वो ईंट बनती है 3.5 किलो मिट्टी से, यानी कि 3500 ग्राम मिट्टी से। अब 3500 ग्राम मिट्टी के अंदर कितने माइक्रोब्स हो गए? वो 3 करोड़ से गुणा कर दो। वो मिट्टी जो हजारों सालों में बनी है और वो माइक्रोब जो उसके अंदर हैं, जब हम भट्ठे के अंदर उसको डालते हैं तो सारे हम जड़ा डालते हैं। अगर कोई आप लोगों को भट्टी में डाल दे तो क्या हो? तो वो जो जीवित जो मिट्टी है जिसके अंदर माइक्रोब है उसको डाल के हम भस्म कर देते हैं। उस टाइम पे हमारी ये लाल ईंट बनती है। उसके बाद जो दूसरी चीज है सीमेंट।